A very good morning to all of you. Welcome to Disha online learning program. So in the previous class we have seen properties of material. जितनी भी properties हमने स्टडी करनी थी वो मैं एक एक करके आप लोगों को बता चुका था. इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टेनेसिटी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज से हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक्सियल स्ट्रेसेस से हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं. तो एक्सियल स्ट्रेस जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है. मैंने आपको बताया था कि एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगे उसके रेजिस्टेंस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है किसी भी बार के अंदर, उसको हम एक्सियल स्ट्रेसेस बोलते हैं. जैसे ये बार थी और इसके एक्सिस के अलोंग अगर हम कोई फोर्स लगा रहे थे और यहां पर कोई रेजिस्टिंग फोर्स अगर डेवलप हो रहा होता तो इसको हम एक्सियल स्ट्रेस कह रहे थे. तो ये चीजें तो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में ही बता चुका हूं. और मैंने ये भी बताया था कि जब हम फोर्स लगा रहे थे किसी बार पे तो उसमें इलोंगेशन हो रहा था, टेंसाइल फोर्स की वजह से इलोंगेशन हो रहा था और कंप्रेसिव फोर्स की वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था. ये जैसे बार थी, इसमें अगर ये टेंसाइल पुल हम लगा रहे थे तो इसमें इलोंगेशन आ रहा था बार में. मैं बता रहा था कि डेल्टा से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जा रही थी. वहीं अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था तो डेल्टा अमाउंट से इसकी जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ सपोज L0 थी, तो ओरिजिनल लेंथ में डेल्टा की कमी आ जा रही थी. तो ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं. तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि इसको हम कैलकुलेट करते कैसे हैं. जो ये डेल्टा की वैल्यू है ये हमने जो ली थी PL/E, ये आई कहां से है, तो आज ये सब स्टडी कर लेते हैं. तो ये सब निकालने के लिए कि बार में इलोंगेशन कितना आया टेंसाइल पुल की वजह से और कॉन्ट्रैक्शन कितना आया कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, इसके लिए हम एक लॉ इस्तेमाल करते हैं, लॉ का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हुक्स लॉ. तो हुक्स ने अपना एक लॉ दिया था जिसमें उसने डेल्टा की वैल्यू बताई थी कि अगर किसी बार पे हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें इलोंगेशन की वैल्यू क्या आ रही, इलोंगेशन कितना आ रहा था. कंप्रेसिव के केस में भी इलोंगेशन, उसमें कंप्रेशन कितना आ रहा था. तो हुक्स ने जो अपनी लॉ बताया था उसमें उसने दो चीजें बताई थी. उसने कहा था कि जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की. तो एज पर हुक्स लॉ, हुक्स ने अपने लॉ में पहली चीज तो ये बता दी थी कि स्ट्रेस जो है हमारा वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो इसको हम लिख देते हैं E, और इस E को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. दिस E इज नोन एज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. और दूसरा उसने ये बताया उसकी जो हुक्स लॉ की जो वैलिडिटी है, पहली तो ये है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और दूसरा उसने कहा था कि जो मटेरियल है, हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर दोज मटेरियल विच आर लीनियरली इलास्टिक, जो लीनियरली इलास्टिक मटेरियल हो और साथ ही साथ वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक भी हो. तो हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर दोज मटेरियल, फॉर लीनियरली इलास्टिक मटेरियल विच आर होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होता क्या है. तो होमोजीनियस वो प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की कि थ्रू आउट द वॉल्यूम उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहे. और आइसोट्रोपिक में क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे उसके सारे स्ट्रेसेस या सारे फोर्स या सारी वैल्यूज जो है हमारी सेम आनी चाहिए. तो आइसोट्रोपिक का एग्जांपल सपोज यही है, जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो किसी मटेरियल का अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की कोई वैल्यू आती है, सपोज जैसे 2 × 10⁵ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, तो वो थ्रू आउट मतलब जिस पॉइंट पे हमने लिया तो सिमिलर इन ऑल डायरेक्शन, तो ऑल जितने भी उसके डायरेक्शन होंगे सब में वो वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी. तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक. तो आइसोट्रोपिक का उल्टा हो जाता है एनआइसोट्रोपिक. एनआइसोट्रोपिक मटेरियल हम अपने बिल्डिंग मटेरियल में ही पढ़ेंगे. जैसे हमारी लकड़ी होती है वुड, तो वुड जो होता है वो एनआइसोट्रोपिक मटेरियल होता है. मतलब उसका जो लेटरल डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ होती है और जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेंथ होती है, मीन्स अलोंग द ग्रेन या अक्रॉस द ग्रेन, तो दोनों स्ट्रेंथ जो होती है हमारी डिफरेंट होती है. ये सब हम अपना बिल्डिंग मटेरियल में बताएंगे, पढ़ेंगे. अभी जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा था कि एनाइसोट्रोपिक भी कोई मटेरियल होता है, लकड़ी उसका एग्जांपल है, उसको हम बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ेंगे. और हुक्स लॉ जो वैलिड होता है उसके लिए दो चीजें हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और मटेरियल शुड बी इन अ लीनियर इलास्टिक रेंज. मटेरियल शुड बी लीनियरली इलास्टिक एंड विच आर होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक. तो ये दो चीजें लिख लीजिए कि एज पर हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये जो लिखवाया, और दूसरा हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर लीनियरली इलास्टिक मटेरियल विच आर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. और होमोजीनियस में नोट बना के लिख लीजिएगा कि होमोजीनियस मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टी इन थ्रू आउट द वॉल्यूम. होमोजीनियस मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम. और आइसोट्रोपिक मीन्स
सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे सिमिलर प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में, इसको हम आइसोट्रोपिक बोलते हैं। तो अब सपोज मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सियल लोड अगर हमें निकालना है, मैंने भी बताया कि हुक्स लॉ का यूज हम क्यों कर रहे हैं। हुक्स लॉ ने अपने लॉ में दिया तो ये दो वैलिडिटी तो है ही है, पर उसने उसका देने का पर्पस क्या था, वो वैल्यू निकालना था एक्चुअली इलॉन्गेशन की। तो वो देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये बार है, इसमें हमने एक्सियल लोड लगाया, एक्सियल स्ट्रेसेस हम पढ़ रहे हैं, एक्सियल लोड इसमें लगाया और इस एक्सियल लोड लगाने की वजह से इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ गया। सपोज डेल्टा अमाउंट से इसकी जो लेंथ है वो अब राइज हो चुकी है और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो सपोज एल नॉट थी, एरिया सपोज इसका ए नॉट था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सपोज की ई थी और ये हमने इस पे पुल लगाया। ये सब हमें गिवन था, एल नॉट, ए नॉट, ई नॉट। तो अब अगर इस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाले, और मैंने आपको बताया था माइल्ड स्टील का कर्व भी बताया था कि हम जो स्टडी करते हैं थ्रू आउट अवर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हम इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन पे वर्क करते हैं, हम ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन पे वर्क नहीं करते हैं। इसका प्रॉपर रीजन मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुका हूं, आप उन लेक्चर्स को भी एक बार देख लीजिएगा। अभी देख लेते हैं कि अगर इसमें मैं कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, स्ट्रेस अगर मुझे निकालना है तो स्ट्रेस मैंने बताया था रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हम निकाल रहे हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस इसमें पी आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया मतलब स्टार्टिंग एरिया, अभी बाहर का जितना एरिया है ये इसका ओरिजिनल एरिया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं दैट इज नोन एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय एरिया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और स्ट्रेन की बात कर लें, ये भी इंजीनियरिंग स्ट्रेन ही होगा, एक्साइल ई। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल्टा अमाउंट से इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, डेल्टा चेंज इन लेंथ अपॉन जो इसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, डेल्टा अपॉन एल नॉट। तो अब मैंने आपको बताया था कि हुक्स लॉ क्या था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस मैंने कहा था प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने क्या कांस्टेंट यूज किया था। तो यहां पे लिख लीजिए ये दो चीजें के बाद कि एज पर हुक्स लॉ, एज पर हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए ये कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रेन है एक्साइल, एक्साइल। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, पी अपॉन ए नॉट, पी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन एक्साइल की वैल्यू डेल्टा अपॉन एल नॉट, डेल्टा अपॉन एल नॉट। अब अगर हम यहां से डिफॉर्मेशन निकालें तो डिफॉर्मेशन मतलब डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एल नॉट अपॉन ए नॉट ई। और अभी तक हम फर्स्ट लेक्चर में भी जब हमने पढ़ा था, मैंने बताया था यही वैल्यू मैंने बताई थी कि अगर किसी बार को हम पुल करते हैं तो उस पर डिफॉर्मेशन कितना आता है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो आया था उस फर्स्ट लेक्चर में वो कहां से आया था, वही हुक्स लॉ से आया था। तो ये हुक्स लॉ की मदद से हमने ये डिफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल दिया। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अब जो मैंने आपको बताया था कि हुक्स लॉ से इलॉन्गेशन हम कैलकुलेट करते हैं, तो पहला जो इलॉन्गेशन हम देखते हैं वो देखते हैं कि सेल्फ वेट की वजह से किसी मटेरियल में या बॉडी में क्या इलॉन्गेशन आता है। तो इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो सपोज मेरे पास कोई बार है, ये कोई बार है और इस बार में मुझे इलॉन्गेशन निकालना है, किसके सेल्फ वेट की वजह से, इसके खुद के वेट की वजह से इस पे कितना इलॉन्गेशन आएगा। अब सपोज इस बार की जो लेंथ है वो एल है, एल लेंथ है, और यहां से सपोज मैं इसके जो फ्री एंड है, यहां पे तो ये फिक्स है, इसके जो फ्री एंड से मैं एक्स डिस्टेंस ऊपर गया, एक्स डिस्टेंस ऊपर गया इसके फ्री एंड से, और यहां पे मैंने एक बहुत छोटा एलिमेंट लिया, ये एक बहुत ही छोटा एलिमेंट है, इसकी जो लेंथ है, इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो सपोज dx है, बहुत ही छोटी लेंथ है dx। तो मुझे कैलकुलेट करना है, मेरा पर्पस है यहाँ पे इलॉन्गेशन देखना कि बार में सेल्फ वेट की वजह से क्या इलॉन्गेशन आता है। तो अगर मैं इसको आपको अलग अलग करके दिखाऊं, इसका ये पोर्शन ऐसे दिखाऊं और ये इसकी dx लेंथ है और ये पोर्शन इसको ऐसे दिखाऊं, तो इसमें जो इस
इस बार की अगर बात करें, ये एक्स डिस्टेंस ऊपर गए, यहां से मैंने इसको अलग अलग करके दिखाया, तो अगर मैं इसकी बात करूं और मैं इसका वेट निकालूं इस डिस्टेंस का, तो हमें पता इस लेंथ ऑफ बार का मतलब इतने सेक्शन का अगर मुझे वेट निकालना है, तो हमें पता होता है कि यूनिट वेट जो होता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा कि यूनिट वेट जो होता है वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहीं से अगर वेट कैलकुलेट करें, वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, मटेरियल जो भी हमने लिया है, सपोज यहाँ पे बार लिया है तो बार यूनिट वेट सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं लैम्डा अपने हिसाब से, मतलब अपना जस्ट हमने अज्यूम किया है कि यूनिट वेट को हम लैम्डा ले लेते हैं। तो इतने इतने लेंथ ऑफ बार का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, इस लेंथ ऑफ बार का अगर मैं एरिया को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये जो हो गया a इंटू एक्स, तो वेट यहां से इतने पोर्शन का हमारे पास आ गया लैम्डा ए एक्स। तो ये जो वेट अपने सेल्फ वेट की वजह से इस पर जो लग रहा है ये फोर्स P डाउन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स में डाउन टू अर्थ लैम्डा ए एक्स। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमने पढ़ा है कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर भी हमारे पास P फोर्स डेवलप होगा और यहां पर भी P होगा न्यूटन्स लॉ से। तो ये P इक्वल टू लैम्डा ए एक्स है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो लैम्डा मैंने लिया है ये यूनिट वेट है। तो यूनिट वेट तो कांस्टेंट चीज होती है, तो ये लैम्डा कांस्टेंट हो गया। ये जो एरिया है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट ये एक्स है ये वेरी कर रहा है। मतलब अभी हमने इतना लिया, जरूरी थोड़ी है मैं इतना ले लेता, मैं इतना ऊपर तक ले लेता, कहीं पे भी ले लेता। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये जो P की वैल्यू है वो एक्स का फंक्शन है, मीन्स एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग P की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स P की वैल्यू एक्स डिपेंडेंट है। ये लैम्डा और ए, ये जो दो चीजें हैं तो कांस्टेंट टर्म हो गए हमारे, और ये जो वेरी कर रहा है, ये जो वेरी कर रहा है वो एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी बार पे जो इलोंगेशन उसके अंदर आता है वो फंक्शन होता है एक्स के, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फ्री एंड। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम वैसे वैसे P की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे P की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये हमने देख ली एक चीज। यहाँ पे हमने ये भी डिराइव कर दिया कि सेल्फ वेट में P का जो फंक्शन है वो एक्स है लैम्डा ए, तो ये दिख रहा नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था इसका अगर हम इलॉन्गेशन देखें, इस छोटे से एलिमेंट में अगर मैं इलॉन्गेशन देखता हूं कि इसमें इलॉन्गेशन कितना आ रहा है, तो मैंने हुक्स लॉ से बताया था इलॉन्गेशन जो हुक्स लॉ से अभी अभी हमने डिराइव किया उसकी वैल्यू क्या आई थी, PL अपॉन ए। तो P L कितना होगा, एक्स डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो L कितना होगा, dx लिया है ये इसका L है। मैंने कहा था ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी जो लेंथ है वो dx है, तो px dx। एरिया क्या है, सपोज इसका एरिया ax है और ex, ये हो जाएगा। इस छोटे से एलिमेंट का अगर मुझे डिफॉर्मेशन देखना है तो PL अपॉन ए, L इसकी लेंथ है जो हमने dx ली है। तो इतने छोटे से एलिमेंट में इलोंगेशन किया आ रहा है, अगर मुझे पूरी बार का इलोंगेशन देखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक, इसके जीरो एंड से अप टू इट्स L टोटल लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर टोटल डिफॉर्मेशन मुझे निकालना है बार का तो जीरो से लेकर L तक इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ये P की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, लैम्डा ए एक्स, तो P की वैल्यू यहां रख देंगे, लैम्डा ए एक्स EX, लैम्डा AX DX AX EX। अब अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो ये हमारा जो डिफॉर्मेशन आ जाता है, इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये जो हमारा डिफॉर्मेशन आ जाता है वो आता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है लैम्डा L स्क्वायर अपॉन 2E, लैम्डा L स्क्वायर अपॉन 2E। ये हमारा इलोंगेशन आ जाता है इसको इंटीग्रेट करने के बाद। तो ये जो हमारा इलोंगेशन आया है 2E, तो ये जो हमारा इलोंगेशन आया है ये वैल्यू हमें ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है डायरेक्टली। अब ऑब्जेक्टिव में हम डिराइव तो करने बैठेंगे नहीं, डायरेक्ट याद करनी है लैम्डा L स्क्वायर अपॉन 2E।
कई बार ऑब्जेक्टिव में लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2e ना देकर कुछ और भी देख लेते हैं, कुछ और भी दे देते हैं। वो क्या देते हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो इसको तो हमें याद करना है, इलॉन्गेशन इक्वल टू लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2e। नाउ सपोज कि जो ये वेट है इस बार का, ये जो वेट है इस बार का, सपोज टोटल वेट इसका W है, बार का टोटल वेट W है। अब इसमें इलॉन्गेशन देख लेते हैं क्या आता है। 1 2 3। नाउ सपोज कि जो बार है हमारी, इसका जो सपोज वेट जो है दे रखा है, कि मतलब इस पे जो वेट लग रहा है टोटल वेट W है। ऑब्जेक्टिव में वो भी पूछते हैं इलॉन्गेशन की वैल्यू लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2e, और ये भी पूछ लेते हैं कि सपोज इस पे पूरा वेट है इसका W। तो जो इलॉन्गेशन हमने अभी निकाला था वो क्या निकला, लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2e। अब इस बार पे जो वेट लगेगा वो क्या लगेगा, इसका जो यूनिट वेट होगा इनटू इट्स वॉल्यूम, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम इसका वेट हो जाएगा। तो यूनिट वेट मैंने माना था कि हमने लैम्डा ले लिया था, और इसका जो वॉल्यूम होगा अगर मैं एरिया को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो W की वैल्यू आ गई लैम्डा AL। अगर मैं यहां से लैम्डा कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा W अपॉन AL। अब इस लैम्डा को अगर मैं इधर पुट करता हूं, जो हमने इलॉन्गेशन निकाला है सेल्फ वेट के केस में, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा हो गया W अपॉन AL इंटू एल स्क्वायर AL। ये सब स्मॉल लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल लेंथ ही है, ये अपॉन 2e। ये L से L कटा, तो ये जो डिफॉर्मेशन हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा WL अपॉन 2a। तो ये वैल्यू को डायरेक्ट याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं कि सेल्फ वेट के केस में हमारे मेंबर में या बॉडी में या मटेरियल में इलॉन्गेशन कितना आएगा। तो ये आएगा WL अपॉन 2AE। एक तो ये इंपॉर्टेंट, और एक ये, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। इस केस में हमें W की वैल्यू पता थी, इसलिए हमने ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो ये मैंने देख लिया। अब सपोज मेरे पास जो बार है वो वेटलेस है, उस पर कोई वेट ही नहीं है। मेरे पास सपोज कोई बार है और वो वेटलेस है, विदाउट हैविंग एनी वेट। कोई वेटलेस बार अगर मेरे पास है, तो वेटलेस बार में जो इलॉन्गेशन होता है, ये मेरे पास सपोज कोई बार है और ये वेटलेस है, तो वेटलेस बार का इलॉन्गेशन जो होता है एज पर हुक्स लॉ WL अपॉन A। और अभी हमने निकाला था ये वेटलेस बार का इलॉन्गेशन है, वेटलेस बार। और अभी हमने निकाला था कि सेल्फ वेट की वजह से इलॉन्गेशन जो आया था, ये जो इलॉन्गेशन अभी हमारा आया था, अभी जो हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, वो WL अपॉन 2AE आया है। दिस इलॉन्गेशन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेल्फ वेट ऑफ बार, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ बार, ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हम देखें ध्यान से तो एक चीज नजर आ रही है कि सेल्फ वेट की वजह से जितना इलॉन्गेशन आ रहा है वो वेटलेस बार के तुलना में रिस्पेक्ट में हाफ है। सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन बार में मटेरियल में आ रहा है वो वेटलेस बार के कंपैरिजन में हाफ है। तो इस फॉर्मूले को देख के मैं एक कमेंट यहाँ पे लिख सकता हूं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स। तो सेकंड टॉपिक हमारा है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता क्या है। हमारे पास स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं और एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट अगर प्रॉब्लम है तो उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि सपोज मेरे पास कोई सपोज ये बीम है, फिक्स्ड बीम है, ये मेरे पास कोई एक फिक्स्ड बीम है, इसका ये एंड और ये एंड दोनों फिक्स्ड है। अगर मैं इस बीम के जितने भी सपोर्ट रिएक्शन है, फिक्स्ड बीम में हमारे पास वर्टिकल फोर्स का समेशन, हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन और मोमेंट, ये तीन रिएक्शन हमारी फिक्स्ड बीम पे लगती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मोमेंट। अब ये कैसे लगती है ये हम अपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी देखेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। तीन सपोर्ट रिएक्शन फिक्स्ड के केस में, हिंज के केस में, रोलर सपोर्ट, ये सब हम
देखेंगे। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाने के लिए इतना बताया है कि ये बीम अगर हमारी फिक्स है तो इस पर 3 सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होती है। मीन्स वर्टिकल भी ये बीम यहाँ पे फिक्स्ड है तो मूव नहीं कर सकती, हॉरिजॉन्टली भी मूव नहीं कर सकती, और ये कोई मुड़ भी नहीं सकती, तो इस वजह से मोमेंट आता है, मुड़ भी नहीं सकती। तो 3 रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होती है। तो अगर मैं समहाउ इन 3 रिएक्शंस को और इस मेंबर पे लगने वाले सारे फोर्सेस को, मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि 2 डायमेंशनल के केसेस में हमारे पास जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो 3 करते हैं, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो अगर मैं शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट 2D के केस में, सपोज ये 2D मेंबर है, वो तीनों और ये तीनों सपोर्ट रिएक्शन, जैसे 3 इधर, ये सब सपोर्ट रिएक्शन और वो फोर्सेस अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर पाऊं तो हमारी जो बीम होती है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होती है, अदरवाइज हमारी बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होती है। तो पहले तो ये चीज समझनी चाहिए। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो एवरी कट पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मेरा ये बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसका हर एक कट पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा। मैंने बताया था उस समय कि सपोज ये रूम है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इस रूम पे अटैच हुआ हुआ ये बोर्ड, ट्यूबलाइट, फैन, ये सब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। ये कंडीशन होती है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने क्या हो गई, तो समेशन ऑफ फोर्सेस जितने भी इस पे लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो समेशन ऑफ सारे फोर्सेस हो जाएं 0 और मोमेंट भी जितने इस पे लग रहे हैं वो भी हो जाएं 0। तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास होती है। अब इसको थोड़ा और सही से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखो, सपोज हमारे पास ये एक बीम है, ये एक बीम है और इस बीम में ये ए पॉइंट है, यहां पे ये ए पॉइंट है और यहां पे बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी। और सपोज कि इस सी पॉइंट पे मैंने कोई लोड लगाया, ये इसका सी पॉइंट है, मैंने कोई लोड लगाया पी इस डायरेक्शन में, और इसकी लोड की जो यहां से दूरी है, ये यहां से दूरी इसकी ए डिस्टेंस पे है और यहां से ये बी डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं इसको अगर इस तरह से दिखाऊं, अलग अलग करके, मतलब काट दूं यहां से और अलग अलग करके दिखाऊं, तो ये, और इसमें सपोज रिएक्शन, अब मैंने बताया था 3 रिएक्शन लगते हैं, मैं एक दिखाने जा रहा हूं। यहां पे इस पे जो रिएक्शन लग रहा है, सपोज यहां पे आर ए लग रहा है, ये इस पे आर ए रिएक्शन लग रहा है, और सपोज ये रिएक्शन यहां पे इस पे आर बी लग रहा है। अब आप सोचोगे कि ये जो डायरेक्शन मैंने दिखाया आर ए आर बी का, ऐसे क्यों दिखाया? तो ये आर्बिट्ररीली, मतलब मेरी किसी भी तरह, मतलब जैसा आप चाहो वैसा शो कर सकते हो, इधर की तरफ या इधर की तरफ। अगर फाइनली जो वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे आर ए एंड आर बी की वो पॉजिटिव आ जाती है, तो मतलब हमारा जो अज्यूम्ड डायरेक्शन है, सपोज इस तरफ हमने ले रखा है दोनों, वो करेक्ट है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम समझेंगे कि हमने जो डायरेक्शन लिया है वो गलत है, उसको रिवर्स कर देंगे। तो इधर आर ए की वैल्यू का नेगेटिव आ गई तो इस डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, अंदर की तरफ कर देंगे। तो ये एक बीम है, इसको अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूं। ये यहां पे इस पे ये लगा फोर्स आर बी, यहां पे इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है आर ए और एक इधर की तरफ लग रहा है। तो सपोज ये लग रहा है इस पे पहले आर ए, और यहां पे इसी सरफेस पे एक इस पे इधर की तरफ लग रहा है, ये लग रहा है पी, और पी इधर की तरफ लग रहा है, आर बी इधर की तरफ लग रहा है, तो पी माइनस आर बी, ये हो गया पी माइनस आर बी, पी माइनस आर बी, और ये इस तरफ लग रहा है आर ए। ये मैंने अलग अलग करके बीम को दिखाया। तो यहां से आप एक चीज देखो कि आर ए इज इक्वल टू पी माइनस आर बी है, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी हो गया। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी। सो इफ आई एम यूजिंग आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी अगर मैं कह रहा हूं, तो प्रोबेबली आई हैव यूज्ड द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इफ आई एम यूजिंग कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, जैसा कि यहां से दिख रहा है, तो प्रोबेबली आई हैव यूज्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू पी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो डेवलप हुआ इज इक्वल टू पी। तो क्या ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है? तो अगर ऐसा है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो आर ए और आर बी है
ये वेरिएबल है, हमें कैलकुलेट क्या करना था फाइनली, हमें आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी थी, सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये दो हमारे पास क्या आ गए, वेरिएबल। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी आ गई हमारे पास, इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ गई एक और वेरिएबल आ गए दो, ये दोनों क्या है, वेरिएबल। तो क्या एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे कहीं पे कंडीशन आए तो इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक लॉ यूज करते हैं, मींस एक कंडीशन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या होती है कि ऐसी सिचुएशन में हमें एक एडिशनल कंडीशन का हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, यूज वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए, आर ए आर बी को फाइंड आउट करने के लिए अब हमें एक और इक्वेशन की जरूरत है। तो उस इक्वेशन को जिसकी जरूरत है उसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो उस इक्वेशन की मदद से हम फाइंड आउट कर पाते हैं ये वैल्यू। सो कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या होती है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।